चलो भाई, क्या कर रहे हो? ये बॉडी शेप कर रही है। कहाँ से? अरे मैं हूं यहाँ पे, तो फिर क्या हो सबकी जरूरत? देखो आपकी बातें मैं कितनी मानता हूँ। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहला काम, अबीर भैया जो कल 2 चीजें बताए थे वो मैं इंप्लीमेंट करवा रहा हूँ। सबसे पहला उन्होंने बोला कि सर कौन से पेज में, मुझे कैसे पता? तो हम सब पेज नंबर लिखेंगे अभी, जो शीट आपको मिली थी। नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट पेज नंबर बोलूंगा, उस पेज में हम जाएंगे। तो सबके ऊपर लिखिए। उसके बाद दूसरी चीज, कल अबीर भैया ने बोला था कि सर हर बार हाइड्रोजन पूछेगा क्या, किसी और एटम का पूछा तो मैं क्या करूंगा। इसलिए जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है वो डेडिकेटेड है। वैसे मैं 10 देने वाला था, 11वां अबीर भैया के लिए, वही इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में। ठीक है, चलो लिखो। पहला, द टोटल एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव। हाँ, देखो इसमें वर्ड का ध्यान देना, एटॉमिक बोला है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बोलता तो क्या होता? फ्री इलेक्ट्रॉन, याद करो उसको, अगर सिर्फ वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी मिलेगी, अगर सिर्फ वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी मिलेगी तो जस्ट वो फ्री हो पाएगा। देखो बाकी ध्यान दो इधर, उसको जितनी एनर्जी चाहिए ऑर्बिट को, ऑर्बिट से निकलने के लिए, अगर उतनी ही दोगे तो उसके पास एनर्जी कितनी बचेगी? 0। और अगर उतनी भी एनर्जी नहीं मिली तो नेगेटिव एनर्जी रहेगी उसके पास में। हाँ, तो यहाँ पे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन लिखा है, मतलब वो अभी भी न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद दूसरा, ध्यान से पढ़ो और तुक्का लगाओ। इतना जल्दी नहीं, पढ़ने की एक्टिंग भी करना है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। हम लोगों को पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके इक्वल है? सेंट्रीपिटल फोर्स के। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है इसमें? के Q1 Q2 यानी जेड ई इंटू ई यानी कि स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम लोगों ने डिस्कस किया है कल की क्लास में। यहां से आर स्क्वायर गया, इधर 1/2 और इधर भी 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r की, ये होती है। अभी भैया कौन से पेज में दिया हुआ है ये? देखो पेज पलट के आप ढूंढ के बताना। तो काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होती है। और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था -k जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होती है। ये भी हम लोगों ने देखा। ये होती है काइनेटिक एनर्जी और ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग उसमें देख लो, मैंने इसको कैसे डिराइव किया है वो भी बता दिया, बट आपको ये याद रहना चाहिए। के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r है तो काइनेटिक एनर्जी, सिंपल आर है तो वो पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में से कौन सी वैल्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है, काइनेटिक का या पोटेंशियल का? समृद्धि बताएंगे, मिश्रा जी। दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? मैग्नीट्यूड, साइन को अभी थोड़ा सा कर दो। काइनेटिक एनर्जी का बड़ा है, वो तो 2 से डिवाइड हो गई है। पोटेंशियल का बड़ा है, तभी तो टोटल एनर्जी कैसी आती है? निगेटिव आती है। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों को जोड़ने पे आंसर हमेशा क्या आता है? निगेटिव आता है। पहले वाले का आंसर आपने निगेटिव बताया था, तो जो निगेटिव वाला है ना उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो देखो होता क्या है
कि दोनों की वैल्यू जैसे जैसे आर चेंज होगा, मान लो इसकी वैल्यू पहले 10 थी तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। या ध्यान दो, आर की वैल्यू में जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 2। जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। भाई नीचे डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो, लेकिन यार ये नेगेटिव है, तो ये -10 से मान लो, या -10 नहीं, कुछ और ले लेते हैं इसमें, -20 से ये -6 पे पहुंच गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, कम हुई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। और टोटल एनर्जी भी क्या होती है फिर, काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगती है, वो भी तो क्लोज टू जीरो आने लगती है। टोटल एनर्जी क्लोज टू जीरो आने लगती है। यहां पे ये वाला ग्राफ बना लो, एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होता है, लेकिन वो नेगेटिव में रहता है। ये हो जाएगा कौन, हमारा काइनेटिक एनर्जी। ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे गैप कम दिख रहा है क्योंकि ये छोटी है एनर्जी, यहाँ पे बड़ी है एनर्जी। क्यों सर? तो देखो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको बीच में मिलेगा, ये है टोटल एनर्जी। हमने ये ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया, मुझे पता है जय क्यों हंस रहा है, कॉपी पेस्ट, क्या हुआ? वो हमारे बीच की बात है, छोड़ो। तो देखो टोटल एनर्जी भी ना धीरे धीरे बढ़ रही होती है। सुनो, यहां से एग्जाम में आएगा, ध्यान दो, सबसे इजी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनना ही चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और टोटल एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, भाई उसमें ज्यादा चेंज आएगा, वो बढ़ रही है, तो काइनेटिक टोटल एनर्जी भी क्या होती है, अल्टीमेटली बढ़ती है। अब इन तीनों चीजों को आप लोग याद रखेंगे और अगले वाले का आंसर देंगे। मेरा शीट कहाँ गया, आपके पास। चलो दूसरे का आंसर बताओ। 1 मिनट में शीट निकाल रहा हूं पहले। साधना, क्या है आंसर? देखो पहला ऑप्शन क्या बोल, पहले क्वेश्चन पढ़ो। इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। इन दोनों में बताओ एक्साइटेड स्टेट कौन सा है, ग्रीन या व्हाइट? ग्रीन। ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें एनर्जी कम है। तो ये है अपना एक्साइटेड स्टेट और ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड से यहां पे आ रहा है, अब देखो यहां से यहां जंप कर रहा है, मतलब वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी रेडियस कम हो रही है। अगर रेडियस कम हो रही है तो क्या हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और टोटल एनर्जी भी कम हो रही है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो वो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब आर की वैल्यू कम हो रही है। आर की वैल्यू कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आप सामने आके बैठो प्लीज, उनको डिस्टर्ब मत करो, वो उनको बहुत कुछ करना है लाइफ में। हाँ मुझे ये एडवांस होगा। देगा, वो निकालेगा, वो तुम अंडर एस्टिमेट करते हो तुम लोग इसको। सर मैं तो बहुत मानती हूँ। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज। द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज। एक्साइटेशन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है पहले वो सुन लो। पहला वाला पोटेंशियल मतलब इसको कितनी एनर्जी चाहिए कि ये पहला वाला जंप कर सके। तो आप लोग अपनी शीट को पलटिए। अच्छा आपको ये मिला था क्या, किसी बच्चे को ये नहीं मिला है कल वाली शीट? हाँ ये क्या है?
ये वॉइस में क्या है? हाई बर्ड्स नहीं लगे। चलो ये ले लो जिनको नहीं मिला है। अभी भैया स्टेपलर ला दो ऑफिस से। हो गया ना, 4 लोग को नहीं मिला, किसको नहीं मिला है? तो देखो यहाँ पे कल वाले जो नोट्स मिले उसमें हम लोगों ने टोटल एनर्जी को भी डिस्कस किया था कि पहले ऑर्बिट में उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है। अगर आप लोगों ने पेज नंबर लिखा होगा तो देखो ये थर्ड लास्ट पेज है। इसमें यहाँ पे देखो पहले ऑर्बिट में E1 एनर्जी कितनी होती है -13.6 और अगले वाले में कितनी हो जाती है -3.4। तो पहले एक्साइटेशन के लिए यहां से यहां के लिए उसको कितनी एनर्जी की जरूरत है 10.2। 13.6 उसके पास एनर्जी है नेगेटिव में और अगले ही ऑर्बिट में जाने पे वो -3.4 हो गई। वो एनर्जी कब हुई होगी जब उसको कितना मिला होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला होगा। सबको मिल गया नहीं है? ये दे दो अभी भी। हाँ अब सबको मिल गया। आपको ये पुराना वाला मिल चुका है ना, पिछला वाला? पिछला वाला तो मिल गया है ना। तो वो सबका स्टेट का अलग अलग किया था। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 10.2। हाँ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आया ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जिन्होंने सुन लिया उन्होंने सुन लिया। अब नेक्स्ट वाला देखो, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम undergoes a transition from fourth state to ground state. The maximum number of emission lines will be, emission lines will be, कितने स्पेक्ट्रम वहां पे दिखाई देंगे? कितने स्पेक्ट्रम वहां पे दिखाई देंगे? ये देखो यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, ये पहला स्टेट, ये दूसरा स्टेट, ये तीसरा स्टेट, ये चौथा ऑर्बिट, ये पांचवा ऑर्बिट। वो कहां से कहां जंप कर रहा है? फोर्थ से फर्स्ट में। तो देखो ये हमारा हो गया कौन सा? फर्स्ट नंबर, 1 2 3 4। ये हो गया चौथा नंबर। क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आंसर तक के पहुंच जाओगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ से 1 पे जाना चाहता है, और जब भी वो फोर्थ से 1 पे जाएगा तो बताओ वो एनर्जी को रिसीव करेगा या एनर्जी को एमिट करेगा? एमिट करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम होती है। तो मान लो वो यहाँ पे है और जैसे ही उसको यहाँ पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल यहां से यहाँ पे जाने के लिए इसने एनर्जी एमिट किया, फॉर एग्जाम्पल इसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट किया। एनर्जी है ये। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहां से न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? H/2, है ना? हाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, समझ जाओ। अब देखो मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से ये इस वाली स्टेट में नहीं गया, ये डायरेक्ट यहां जाना चाहता है, तो इसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इसने कितनी एनर्जी रिलीज किया? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। तो इस केस में न्यू कितना हो जाएगा, h/4। तो फ्रीक्वेंसी कम होते जा रही है ना, मतलब वेवलेंथ बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा न्यू निकाल रहे हैं ना पर, हाँ न्यू इज इक्वल्स टू 4/h। यहां पे क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल्स टू 2/h, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो वेवलेंथ भी चेंज हो रहा होगा। यहाँ अलग वेवलेंथ मिलेगा, वहां अलग वेवलेंथ मिलेगा। बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 4 से वो डायरेक्ट 2 पे आ जाए, तो एक नया वाला वेवलेंथ मिलेगा। तो ऐसे ही वो पूछ रहा है कि कितने टाइप के यहाँ पे वेवलेंथ यानी कि स्पेक्ट्रम हमको मिल सकते हैं, कितने टाइप के यहाँ पे, जब वो 4 से 1 पे जाएगा तो कितने अलग अलग टाइप के हमको स्पेक्ट्रम मिल सकते हैं, सोच के बताओ अब। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहला, वो 4 से कहां जाए, 3 पे। 4 से कहां जाए डायरेक्ट, 2 पे। 4 से कहां जाए डायरेक्ट, 1 पे। अब हो सकता है कि वो ये 3 पे पहुंच गया था ना, अब 3 से कहां जाएगा वो, 2 पे। 3 से हो सकता है 1 पे जाए। जब वो 3 से 2 पे पहुंच गया था, अब क्या होगा, 2 से वो 1 पे जाएगा। टोटल कितने पॉसिबल है, 6। तो इसका ना फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2। बताऊंगा, उसमें आएंगे तो मैं बता दूंगा उसका सिग्निफिकेंस। तो देखो कितने अलग अलग टाइप के वो स्पेक्ट्रम दे सकता है, वो कहां से कहां जंप कर सकता है, 3 से 2 पे, 4 से 1 पे, टोटल 6 कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या हर बार हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं। n2 यानी कि वो 4 से जाना चाहता है कहां पे, 1 पे, तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 6। तो जहां पे वो क्वेश्चन लिखा है ना, उसके बाजू में फॉर्मूला लिख लो कि जब भी आपको पूछेगा कि इस वाले से वो इस वाले में जाना चाहता है, तो बताओ टोटल कितने टाइप के स्पेक्ट्रम पॉसिबल है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा देना। अब अगर उसने आपसे पूछा कि बताओ अगर वो 8th से 5th पे जाना चाहता है, तो टोटल कितने टाइप के स्पेक्ट्रम पॉसिबल है, 5th पे जाना चाहता है। हाँ तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दोगे, 8 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, जो आएगा वही आपका आंसर। शीट में कहीं नहीं दिया है, वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। चलो, इसलिए उस क्वेश्चन के बाजू में ये फॉर्मूला लिख लेना। जब आप रिवाइज करोगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा, ऐसे बनाना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री एंगल आर x पर सेकेंड। 90 डिग्री पे कितने निकल रहे हैं, x अल्फा पार्टिकल्स। तो पूछ रहा है कि 60 डिग्री पे कितने पार्टिकल्स निकल रहे होंगे पर सेकेंड। आप लोगों को कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, n इज प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले पेज पे जाओ, पहले पेज में नहीं है, दूसरे पेज के नीचे में दिखाई दे रहा है, देखो अल्फा पार्टिकल कितने स्कैटर्ड होते हैं। हाँ तो यहां पे देखो n किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/sin⁴ थीटा बाई 2। तो यहां से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, n एट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट इंटू 1/sin90/2 की पावर 4। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लिया मैंने कोई सा, मुझे नहीं पता यहाँ क्या आएगा। उसके बाद मैंने लिख लिया n एट 60 डिग्री, और पता है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, x। हाँ 90 डिग्री वाले के लिए दे रखी है कि x पार्टिकल निकलते हैं। तो 60 डिग्री में कितने निकलेंगे, तो 60 डिग्री के लिए भी सेम फॉर्मूला लिखो ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो सेम रहेगा, अपॉन साइन 60/2 की पावर 4। तो क्या यहां से कोई बच्चा n और 60 डिग्री निकाल सकता है, हाँ। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। चलो मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर देता हूं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ जाएगा, n फॉर 60, n फॉर 90
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, साइन 90/2 साइन 60/2। नीचे 90 है ना, तो ऊपर 90 चला जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, ऊपर 60 है तो ये 60 नीचे चला जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। ये कितना है, साइन 45 साइन 30, ये क्या है, एक्स। क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड आर एक्स, तो यहां से मैं n फॉर 60 डिग्री लिख सकता हूं x इंटू साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2, तो ऊपर चढ़ा जाएगा। इसमें 1/2 लिखोगे तो 2 ऊपर चढ़ जाएगा ना, 2 की पावर 4, तो क्या बचेगा, √2 की पावर 4 यानी 4, तो n 60 कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो फॉर्मूला शीट में था, लेकिन उस शीट उसको अप्लाई करना कैसे आया, क्वेश्चन से, इसलिए ध्यान दे दो। अभी जो भी 1 घंटा ध्यान दे देंगे ना, बाकी उनको फिर पूरा दिन खपाने की जरूरत नहीं, इसलिए ध्यान से सुन लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम। अच्छा देखो, बोर ने ना हमको एक चीज बताया था, बहुत खतरनाक चीज, कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो पता है ये इलेक्ट्रॉन जो है ना कुछ खास ऑर्बिट में ही रह सकता है। पहला जो ऑर्बिट है, इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होगा, NH/2 पाई, इसमें भी NH/2 पाई, जहां पे n क्या है, ऑर्बिट का नंबर। जैसे ही यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, H/2 पाई, ये क्या बन जाएगा, 2H/2 पाई। तो जो H के साथ में रहता है वो हमको क्या बताता है, किस ऑर्बिट में है। अब ना क्वेश्चन में बोलेगा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो है 13H/2 पाई। आपको पता नहीं n होता है, मतलब कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, 13th ऑर्बिट में है। इलेक्ट्रॉन 13th ऑर्बिट में, यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो मुझे अब बताएंगे कौन, प्राजक्ता, कि क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी 6 में कौन से ऑर्बिट में है हमारा इलेक्ट्रॉन, 3rd ऑर्बिट में। वेरी गुड, तो n की वैल्यू हमको मिल गई 3। चलो आगे क्या पूछ रहा है, इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, सॉरी 6th है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3H/2 पाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालो, थोड़ा सा पेज पलट के देखो। बोर वाले में हम लोगों ने ना एक बार वेलोसिटी निकालना देखा था, रेडियस निकालना देखा था, देखो देखो देखो, बोर वाले में हमने वेलोसिटी निकालना देखा था। क्या वेलोसिटी का ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, 2 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर अपॉन NH, फॉर्मूला सही लिखा है क्या, नहीं वो पाई स्क्वायर पाई है 2 पाई के ई स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था। तो ये सबसे आखिरी वाले पेज में देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन NH। फॉर्मूले हमने ना बहुत सारे लिखे हैं, इसको जो फॉर्मूला याद रहता है उस फॉर्मूले से निकाल सकता है, अगर वो सारी वैल्यूज दे रखी है तो। मुझको ये वाला फॉर्मूला याद है, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा KZ वाला, लेकिन उसमें R नहीं पता है, फिर क्या करोगे, फंस जाओगे। एक और फॉर्मूला लिखा है ऊपर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू KZE² अपॉन 2R, जो आज की क्लास में हमने सबसे पहले वही डिराइव किया था, बट R नहीं पता है ना हमें, तो क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो पूछ रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो बैठे हुए यहाँ हर बच्चे को पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv², हाफ इंटू मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, हाफ m इंटू v का स्क्वायर, तो 2 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। के की वैल्यू याद है ना, के क्या है, हाँ वही है वही है वही है। उसके बाद ई क्या होगा, ई का है
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन NH। तो प्राजक्ता ने जैसे हमें बताया कि N की वैल्यू कितनी होगी 3, और H क्या यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखी होती है, लेकिन हमें याद रखना है कितनी इसकी वैल्यू 6.348 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, इसका भी स्क्वायर। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट, ये प्रैक्टिस किसकी 0.529 अभी बताऊंगा, मैं बताऊंगा अभी। चलो इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो ना। चलिए, जैसे कि पूछा था अबीर भैया ने, इसके जस्ट ऊपर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, मैंने इसको फॉर हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है, जिसमें Z की वैल्यू मैंने 1 पुट करके रखी हुई है। तो इसमें एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसमें Z की वैल्यू पुट ना करूं तो ये फॉर्मूला ऐसा दिखाई देगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर इंटू Z। फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, Z की वैल्यू 1 ले लिया था इसलिए ऐसा दिखा है ना। नीचे E का भी स्क्वायर है ना, E का स्क्वायर इंटू Z, ऐसा है फॉर्मूला। अरे इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये कल हम लोगों का डिस्कशन भी हुआ था कि यहाँ पे स्क्वायर किसका है, ये दिख नहीं रहा है। पेज नंबर कौन सा है ये अभी? नहीं, अपन ने पूरा सेट बन चुका है ना, सब में नंबर लिख लेना, अब लास्ट फर्स्ट नहीं बोलना है। 1 2 3 4 5 6 नंबर के पेज में फॉर्मूला दे रखा है आर का। तो यहाँ पे देखो, ये सारी चीजें जो है ना कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है ये। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.529, बचा क्या एन स्क्वायर अपॉन Z। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का एटम है, उसके सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, यहां पुट कर दो 1 और यहां पे पुट कर दो 2। हाइड्रोजन का एटम है, उसके फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, यहां पुट कर दो 5, यहां पे पुट कर दो 1। अब अगर मैं हीलियम के लिए पूछ लिया तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। गोल्ड के लिए पूछ लिया तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 79। तो वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में अलग कलर के पेन से ये फॉर्मूला भी लिख लो, R इज इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन Z। जहां पे ये वाला फॉर्मूला लिखा है ना, उसके बाजू में ये भी लिख लेना कि फॉर अदर एटम्स ये वैल्यू हम याद रखेंगे। इवन हाइड्रोजन के लिए भी यही फॉर्मूला याद रख सकते हैं, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन आंसर किस में आएगा, और एंगस्ट्रम में आंसर आएगा। तो आपकी शीट में देखो, जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है ना, वो इसी से सॉल्व होने वाला है, यही वाले फॉर्मूले से। तो जैसे ही वहां पहुंचेंगे तो अबीर भैया उसका आंसर बताएंगे। चलो, तो ये वाला सॉल्व हुआ। क्या कितना ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा।
सिक्स्थ का आंसर कितना आया? 11th का डी, उसका पता नहीं मुझे। हाँ, सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। पहले तो 6th नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताओ। फोर पॉइंट नहीं। इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा करीब 2.416 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। कितना? नहीं नहीं नहीं, जूल। और ऑप्शंस में क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ता है। डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा मैं, जैसे उसके लिए डायरेक्ट वैल्यू बताया, उसका क्वेश्चन पुट किया हूं, इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू बता दूंगा मैं। ये फॉर्मूला याद करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में ये ना फॉर्मूला लिखना पड़ता है। हाँ चलो अगला वाला क्वेश्चन लिखो। इफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज टेकन टू बी 0, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे क्वेश्चन नंबर 7 देखो। If energy of electron in hydrogen atom in ground state is taken to be 0, then kinetic energy of electron in the excited state will be। देखो ये रहा हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस, ये होता है ग्राउंड स्टेट, उसके बाद ये होता है दूसरा ऑर्बिट, ये होता है तीसरा ऑर्बिट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर ग्राउंड स्टेट पे हम लोगों ने इसकी एनर्जी को 0 मान लिया, तो उसके बाद पहले एक्साइटेड स्टेट के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यहां पे इसने क्या मान लिया है, 0, तो पहला एक्साइटेड स्टेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑर्बिट। देखो ग्राउंड स्टेट पे मैंने एनर्जी 0 मान ली है, तो पहले एक्साइटेड स्टेट पे आप लोग रहते हो, मान लो कौन से फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे। अगर अपने फ्लोर को आपने 0 मान लिया, तो आपके ऊपर वाला फ्लोर क्या, कौन सा कहलाएगा, 1st फ्लोर कहलाएगा। है तो वो चौथा, लेकिन आपने अपने वाले को डेटम मान लिया है। तो क्वेश्चन में देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को हम लोग 0 मान लें, क्या 0 होती है क्या, नहीं, पर हमने 0 मान लिया, तो बताओ कि जो नेक्स्ट स्टेज है ना इसकी, मतलब पहली एक्साइटेड स्टेट, अगर मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूं, अगर मैं अपने फ्लोर को 0 मान लूं, तो जब मैं एक फ्लोर ऊपर चढ़ूंगा,
तब मेरी एनर्जी बताओ। मतलब चढ़ रहा हूं मैं कौन से, फोर्थ पे, लेकिन मैंने क्या बोला, पहले फ्लोर पे जब मैं चढ़ूंगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो देखो है कौन सा ऑर्बिट, एन नंबर 2, और वहां पे हमको काइनेटिक एनर्जी बतानी है, सेकंड वाले पे। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो पिछला वाला फॉर्मूला था सेम वही लगा सकते हो, लेकिन इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव भी है। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, हमको पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कहीं पे भी एनर्जी ऐसी निकालते हैं हम लोग। तो यहां पे इसने क्या बोला है, पहली वाली स्टेज के ऊपर एनर्जी कितनी है, 0। पहली वाली स्टेज के ऊपर, पहले ऑर्बिट पे, ग्राउंड स्टेट पे। तो अगर मैं इसको 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल, सॉरी, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी तो खुद किस में होती है, नेगेटिव में होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो खुद किस में होती है, नेगेटिव में होती है। तो एक तो मैं इस वाले मेथड का भी इस्तेमाल कर सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, सेम। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई तभी यहाँ पे क्या मिलेगा मुझको, 0। तो ये हिंट है, इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक बार कोशिश तो करो, पूरी शीट में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मैंने हिंट दे दिया। पहला हिंट क्या है, सेकंड स्टेज के ऊपर आप ऐसे करके निकाल सकते हो वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई ये वाले फॉर्मूले से, तो आप हाफ एम वी स्क्वायर से उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये वाला मैं बता रहा हूं, पहले स्टेज के ऊपर उसने क्या दिया है, ये 0, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल है। सॉल्व करो। याद ही नहीं आ रहा। तो जितने फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वही उसी के ऊपर तो न्यूमेरिकल्स हैं। सिक्स पॉइंट एट कौन सा क्वेश्चन है, नहीं नहीं नहीं। इसके बाद सुनो, एक शॉर्टकट है। आपको किसी भी ऑर्बिट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आप लोग क्या करेंगे, वो जो थर्ड लास्ट पेज में मैंने एक E1 E2 E3 E4 वाला बना के दे रखा है, तो जो नेगेटिव में लिखा है ना उसी को आप लोग पॉजिटिव कर देना, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। नहीं, कौन से ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 3.4। मैं बता रहा हूं कैसे आती है। हाँ, तो अबीर भैया, इसने सेकेंड ऑर्बिट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी एट ऑर्बिट नंबर 2, तो वो कितनी हो जाएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो शॉर्टकट हो गया, ये हमने याद करके रखा हुआ है। क्या आप लोगों को ऐसा कुछ याद आ रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ होती है पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड से? याद आ रहा है ना, आज की क्लास में हमने किया था कि जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r था, और उसमें क्या था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन r था। अगर याद नहीं आ रहा है यहाँ देख सकते हैं, ये देखो, ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी और ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है जस्ट हाफ होता है, तो उसी का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो, काइनेटिक एनर्जी होती है जस्ट इसका हाफ होती है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो एज इट इज रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई 2, सॉरी हाँ 2 टाइम्स। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे काइनेटिक एनर्जी इंटू 2, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही वहां पे कितना था हमारा, सॉरी एक मिनट, वो शीट दिखाना पीछे वाली। इसका एक शॉर्टकट है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हर बार हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। हम्म
हाँ, इसका शॉर्टकट ये है कि देखो इस वाली स्टेट से इस वाली स्टेट में हमको जाना है, तो हमको उसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों देना पड़ेगा। ये वाली स्टेट से हमको ये वाली स्टेट में जाना है, कि देखो E1 था, इसके ऊपर -13 पॉइंट समथिंग था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। हमको E2 पे जाना है जहां इसके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां से यहां पे जाने के लिए हमको इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एनर्जी काइनेटिक के भी फॉर्म में होगी और पोटेंशियल के भी फॉर्म में होगी। दोनों एनर्जी का जो एडिशन होगा, यहाँ पे देखो कितनी एनर्जी हमने इसको सप्लाई करी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने इसको सप्लाई किया है। तो यही हमको देखना है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने के लिए हमको कितनी इसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो हमको कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ा, 10.2। अब पिछले स्लाइड में आया था काइनेटिक एनर्जी +2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10.2। तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 10.2, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैसे आया ये मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस स्टेज के ऊपर जितनी एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी, उसी को पॉजिटिव बना दो, वही काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, मैंने वो डिलीट कर दिया। ये जो पहली वाली स्लाइड है इसमें मैग्नीट्यूड देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होता है जस्ट हाफ होता है ना उसका, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का डबल है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी +2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, 3 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, हमने यही एनर्जी तो प्रोवाइड की है उसको। हाँ, तो हम लोगों ने 10 पॉइंट समथिंग इसको प्रोवाइड की। उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। शॉर्टकट जो मैंने बताया, शॉर्टकट तो तभी शॉर्टकट है ना जब उसमें इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े। शॉर्टकट क्या है कि देखो, अगर मैं स्टेज नंबर 1 से स्टेज नंबर 4 पे जा रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे कितनी होगी, आप क्या बताएंगे, पॉजिटिव 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ध्यान दो, अगर मैं स्टेज नंबर 1 से स्टेज नंबर 5 पे जा रहा हूं, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये शॉर्टकट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, if the radius of first orbit of hydrogen is 5.29 into 10 to the power -11 meter, then radius of second orbit, बताओ अभी, पहले ऑर्बिट की रेडियस दे रखा है 5.29 into 10 to the -11, सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, तुक्का नहीं, तुक्का नहीं, मैंने एक जगह लिखवाया था, ऑर्बिट और रेडियस के स्क्वायर में, सॉरी रेडियस में क्या रिलेशन होता है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, इनकी रेडियस में कैसा रहता है, 1, 4, 9। अगर पहली वाली 5.29 है, ये देखो पहली रेडियस 5.29 है, दूसरी रेडियस क्या होगी इसकी, 4 टाइम्स होगी। पहला रेडियस, सॉरी इधर लिख दिया, ये है ऑर्बिट, ये भी है ऑर्बिट, ये है टाइम्स रेडियस। पहले ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, 0.529, कितनी दिया है, 5.29 दिया है, 5.29। ऑर्बिट डबल होगा तो रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं बोलूं पहले ऑर्बिट की रेडियस 5.29 है, तो पता है जब ऑर्बिट सेकंड होता है तो रेडियस कितनी हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। अगर मैं पूछूं 5th ऑर्बिट की रेडियस, तो आप रेडियस में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 का। मैं जिस ऑर्बिट का नंबर बोलूंगा, आप उसका स्क्वायर क्या करोगे, पहले ऑर्बिट की रेडियस में मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं बोलूं तीसरे ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, तो पहले ऑर्बिट की 9 टाइम्स, पहले ऑर्बिट की रेडियस के 9 टाइम्स होगी। समझ में आ रहा है ना, ऑर्बिट का रेशियो और उनकी रेडियस का रेशियो में क्या रहता है, रेडियस में स्क्वायर चलता है। ये मैंने लिखवाया है ना, शीट में आप लोगों की लिखा हुआ है, मिला, कौन से पेज में है, हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, hence the radius of stationary orbits in the ratio of 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। पहले ऑर्बिट की रेडियस आपको दे रखी होगी,
तो तीसरे ऑर्बिट की निकालना है, 3 का स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्वेश्चन में मैंने पूछा था सेकंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 से। 10th ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई करोगे पहले ऑर्बिट की रेडियस को। कितना क्लियर है अंशिका, समझ में आया? हाँ। जिनको समझ में नहीं आया भाई, ये हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये फोर्थ ऑर्बिट। इसकी रेडियस है r, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4r, क्योंकि दूसरा ऑर्बिट है ना ये, तो 2 का स्क्वायर इंटू r। अब जो तीसरा ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 9 इंटू r। जो ऑर्बिट है ना उसका स्क्वायर करके पुरानी रेडियस में मल्टीप्लाई कर दो। चौथे ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाएगी हरिता, 16r। वेरी गुड, तो 16r। तो क्वेश्चन में ना आपको दे रखा है पहले ऑर्बिट की रेडियस ना 5.29 है, तो सेकंड वाले की कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 5.29। तो उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, उसके बाद 9th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स हाइड्रोजन एटम हैज एंगुलर मोमेंटम दिस मच। हाँ, तो अंशिका आप बताएंगे, बाकी लोग शांत रहेंगे, बाकी लोग शांत रहेंगे। अंशिका बताएंगी कि 9th नंबर के क्वेश्चन में हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, बाकी शांत रहेंगे। आप बताइए साधना, फोर्थ ऑर्बिट में, क्योंकि एमबीआर इज इक्वल टू क्या होता है, एनएच अपॉन 2 पाई। नीचे 2 नहीं दिख रहा है, मतलब वो शहीद हो चुका है। ऊपर 4 रहा होगा तभी तो ये नीचे वाला 2 कटा है। हाँ, तो ये भी ध्यान देना है हमको। एम बोर भैया ने बताया था एमबीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2h अपॉन पाई। इसको हम लोग इसी फ्रेम में कैसे लिख सकते हैं, 4h अपॉन 2 पाई। अब देखो उसके जैसे दिख रहा है, इसका मतलब ऑर्बिट कौन सा है हमारा, फोर्थ है। इस क्वेश्चन में यही था और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन में आप बाकी क्या पूछा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कैसे निकालेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकालो निकालो एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर नहीं है मेरे पास में। लेकिन आप लोग देखो, आप लोग जहां पे ये वाला गोला वाला डायग्राम बना है ना, ये जिसमें नीचे में ये गोला दिख रहा है, ये जिस पेज में, उसी पेज में ऊपर में देखो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो ऑर्बिट नंबर 4 है ना हमारा, तो नीचे क्या हो जाएगा, 16। हाँ, तो इसको सॉल्व देखो, कितना छोटा सा फॉर्मूला है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो इससे आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन के लिए। क्यों, क्योंकि z की वैल्यू 1 लेके रखे हैं, और क्वेश्चन में तो बोला भी है इन बोर्स हाइड्रोजन एटम, है ना, तो वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इन बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द रेशियो बिटवीन the period of revolution of an electron in the orbit is, in the orbit of n is equals to 1 to the period of revolution of the electron in orbit n is equals to 2 is। टाइम पीरियड का तो हमने कहीं फॉर्मूला ही नहीं देखा था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने कहीं नहीं देखा है ना। लेकिन हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। याद आ रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर सेकेंड। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। याद आ रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कहां है, देखो ये देखो,
इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, ये देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पेज नंबर 6 में है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर। अब यहां पे देखो एन एच आर है, आर जो है उसके फॉर्मूले में भी एन आता है, ऊपर देखो आर के फॉर्मूले में भी एन आता है, एक्चुअली एन स्क्वायर आता है। तो जब उसको यहां पे पुट करोगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब आने वाला है, एन क्यूब। और फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट कौन होता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अब इसका जस्ट अपोजिट है, तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जहां पे हमने क्वेश्चन लिखा है ना वहां पे जाओ, क्वेश्चन नंबर जो भी है 10, उसके बाजू में बस स्टार पॉइंट लिख लो, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एन। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। तो देखो ऑर्बिट नंबर 1 और ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 1 के लिए कितना है, जितना भी होगा उसका कितना होगा, 8 टाइम्स होगा ऑर्बिट नंबर 2 के लिए। भाई पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट T1, इसके लिए कितना हो जाएगा, ये 1 का क्यूब। और ऑर्बिट नंबर 2 के लिए क्या होगा, 2 का क्यूब। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी, हाँ डी। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11, the radius of first Bohr orbit of a hydrogen atom is 0.529 angstrom. The radius of third orbit of hydrogen, sorry, helium will be, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अभी थोड़ी देर पहले अभी भैया ने एक फॉर्मूला हम लोगों को लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था वो, रेडियस इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो देखो कौन से ऑर्बिट की बात कर रही है, थर्ड ऑर्बिट। तो आर इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है कि थर्ड ऑर्बिट की निकालो, तो एन की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं हीलियम में, 2, तो जेड की जगह मैंने रख दिया 2। अगर ये बोलता ना थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो जेड की जगह क्या रखता, 1 रखता। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, कितना है, 2.38 है। हाँ मुझे इसका आंसर पता नहीं है, आप इसको देख लेते कितना आएगा, 3 या 9 बता, हाँ तो 23 मतलब 2.38 कुछ आएगा। हाँ इसका आंसर कौन सा है, डी। घर जाके ठंडे दिमाग से एक बार इन सारे क्वेश्चंस को बनाना, क्योंकि सबसे अच्छा स्कोरिंग यूनिट है ये, एकदम इजी है, देखा होगा कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं उसी से बन जाता है ये, है ना। तो इसके बाद अगली क्लास में हम लोग ये पूरी सीरीज वगैरह देखेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। और इसमें जितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं शीट में आप लोगों की, मैंने बीच बीच में जगह छोड़ा है, उनको भी कंप्लीट करना है अगली क्लास में। कल की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए।